नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट के बारे में चर्चा की थी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब कि एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में वैल्यू क्या है। इससे हमें यह पता चलता है, इसमें कोई अगर बदलाव होता है, कि उस देश के सापेक्ष हमारे व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, या उस देश के सापेक्ष हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। इसी तरह से रियल एक्सचेंज रेट से हमको यह पता चलता है कि जिस देश के सापेक्ष हम विचार कर रहे हैं, उस देश के सापेक्ष हमारी जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें घट रही हैं या बढ़ रही हैं। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट ये किन्हीं दो देशों के बीच जो रिलेशन है उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, तो क्या जवाब देंगे? या ये पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हम भारतीय वस्तुएं निर्यात करते हैं उनकी प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है, तो इसका जवाब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट के माध्यम से नहीं दे पाएंगे। तो इसका जवाब देने के लिए हमें जरूरत पड़ती है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के माध्यम से हम ये बता पाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में किसी पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। इसी तरह से रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के माध्यम से हम ये बता पाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पर्टिकुलर कंट्री के जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उनके प्राइसेस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर प्राइसेस घट रहे हैं इसका मतलब कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो रही हैं, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसका मतलब कि एक्सपोर्ट्स हमारे कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहे हैं। ये रियल और नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब होता है। अब ये बात आती है कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो हम पहले नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। इनको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि हम जो कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज के संदर्भ में हम निकालना चाहते हैं, उन कंट्रीज के नॉमिनल एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या यूं कहें कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट का हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो मीन होता है सिंपल नहीं होता है, ये वेटेड होता है। जैसे ये फार्मूला हमारा क्या बनेगा, ये फार्मूला होगा कि E1 W1 मल्टीप्लाइड बाई E2 W2 एंड सो ऑन। अगर n कंट्री हैं, ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें जो E1 E2 En है, इट इज द एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। जैसे अगर हम भारत और अमेरिका की बात करेंगे तो E1 is the exchange rate of Indian rupee with respect to US dollar। ये जो W1 W2 Wn है, it is weight given to that particular country। ये जो weight डिसाइड होता है हमारे देश में, ये दो तरह से डिसाइड होता है। एक वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कि किसी भी देश की करेंसी, जैसे अमेरिका है, कि अमेरिका की करेंसी को हम कितना वेट देंगे, ये इस बात से तय होगा कि अमेरिका को हमारे देश से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और अमेरिका से हमारे देश में कितना इंपोर्ट हो रहा है। अगर इन टोटल का जो परसेंटेज आएगा हमारे व्यापार में, उसी को हम ये वेट दे देंगे। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम केवल एक्सपोर्ट को ही कंसीडर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को हम उतना वेट देते हैं जितना परसेंटेज एक्सपोर्ट हमारा उस देश को होता है। रिजर्व बैंक के द्वारा यह तरीका अपनाया जाता है। इनफैक्ट नीड निकालने के लिए भी रिजर्व बैंक के द्वारा यही तरीका अपनाया जाता है। तो ये फार्मूला हो गया।
इसमें ध्यान हमें ये रखना है कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये कन्वेंशनल नहीं है। जैसे कन्वेंशनली क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि $1 बराबर सपोज 80 रुपीज, ये कन्वेंशनल तरीका है एक्सचेंज रेट। या हम ये कहते हैं कि 1 पाउंड स्टर्लिंग इज इक्वल टू 90 रुपीज। लेकिन यहां जो रिजर्व बैंक निकालता है, जब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालता है, तो वो इस तरीके से नहीं बल्कि एक्सचेंज रेट को रुपए के टर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि $1 में कितना $1 मिलेगा। तो अगर हम ये कहें कि $1 की कीमत $2 है, तो $1 में कितना $1 मिलेगा? आधा मिलेगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट यहाँ जो हम इवन यूज कर रहे हैं वो इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है, मींस प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इस तरह से हम इसको ये एक्सचेंज रेट निकालते हैं। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, कन्वेंशनली हम $1 बराबर 80 रुपया जानते हैं, लेकिन हमारे देश में जो रिजर्व बैंक है जब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालता है तो ये इस तरीके का प्रयोग करता है कि $1 में हमें कितनी फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें जो भी देश हैं उन देशों की जो करेंसीज हैं उनके रिस्पेक्ट में हम $1 का कंपैरिजन कर लेते हैं और फिर इस फार्मूले के माध्यम से हम नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि $1 में $0.5 मिलता है, $1 में 0.33 यूरो मिलती है और $1 में 0.25 पाउंड स्टर्लिंग मिलता है। तो ये हमारे एक्सचेंज रेट हो गए। हमने जो वेट दिया है वो 0.4 वेट दिया है अमेरिका को, 0.4 वेट दिया है यूरोपियन यूनियन को और 0.2 वेट हमने दिया है ब्रिटेन को। अब ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, एक्सचेंज रेट को वेट से के पावर तक रेज करेंगे, 0.5 टू द पावर 0.4, 0.33 टू द पावर 0.4 एंड 0.25 टू द पावर 0.2। ये हमें फिगर आ गए। अब इन फिगर को हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया हमारा 0.37। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 कंट्री हमने लिए हैं या रीजन लिए हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन, इस रिस्पेक्ट में हमारे इस एग्जाम्पल में हमारा जो नीर आया है दैट इज 0.37। इट मींस कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में $1 की कीमत हो गई 0.37। $1 की कीमत हो गई 0.37। ध्यान ये रखना है कि दिस 0.37 डज नॉट बिलोंग टू करेंसी ऑफ एनी कंट्री। ये किसी देश का करेंसी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो करेंसी है इसकी कीमत 0.37 है एवरेज निकाल करके। इसको ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक माध्यम मीन के माध्यम से ये निकाला जाता है नीर। अब नीर की वैल्यू अगर बढ़ती है, जैसे अगर ये 0.37 से बढ़कर 0.5 हो जाए, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी महंगी हो गई। इसका बुरा असर हमारे एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, क्योंकि अब बाहर के लोगों को हमारे देश से सामान खरीदने के लिए $1 का सामान खरीदने के लिए ज्यादा मात्रा में फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए, जैसे मान लीजिए 0.3 हो जाए, 30, इसका मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी सस्ती हो गई। इसका हमारे एक्सपोर्ट पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे देश से $1 का सामान खरीदने के लिए विदेश के लोगों को कम पैसा देना पड़ेगा। तो जब कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड बढ़ेगी, कोई चीज महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड घटेगी। तो इस तरह से अगर नीर की वैल्यू बढ़ती है, इट मीन्स द डोमेस्टिक करेंसी इज एप्रिशिएटिंग।
और अगर नीर की वैल्यू घटती है इट मीन्स दैट डोमेस्टिक करेंसी इज डिप्रिशिएटिंग। ये चीज है नीर के संदर्भ में कि नीर जो है वो कैसे हम निकालते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में इस हमारे देश की इसका क्या महत्व है। अब हम आते हैं रीर पर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नीर में तो बात इतनी है कि ये जो है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट पर आधारित है, इसमें केवल करेंसी के प्राइसेस की तुलना की जाती है, लेकिन वास्तव में जो व्यापार होता है उसमें तो देश के प्राइस लेवल का भी प्रभाव पड़ता है कि अगर देश में हमारे देश में महंगाई आ जाएगी, हमारे देश की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और इंटरनेशनल लेवल पर या जिस देश के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं उस देश में कीमतें स्थिर रहीं तो उसके सापेक्ष हमारी कीमतें बढ़ जाएंगी तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो जब हम व्यापार की बात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, तो एक्सचेंज रेट के साथ साथ देशों के कीमत स्तर को भी ध्यान में रखना होता है। तो अगर हमें रीर निकालना है तो फिर रीर का जो फार्मूला है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये फार्मूला इसी प्रकार होता है, बस हम इसमें दोनों देशों के प्राइस लेवल को शामिल कर लेते हैं और अब ये फार्मूला हमारा बन जाएगा E1 P अपान P1 W1 इंटू E2 P अपान P2 W2 and so on En P अपान Pn W n। अब यहां ये जो P है इट इज डोमेस्टिक प्राइस लेवल या हमारे देश में इन्फ्लेशन का स्तर क्या है, और जो P1 P2 है वो कंसर्न्ड कंट्री के रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जिसको हम प्राइस इंडेक्स के माध्यम से नापते हैं। तो अब ये फिगर भी लेकर के हम रीर निकाल लेते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसकी जो भी वैल्यू आती है उसका मतलब होगा कि हमारे जो देश का एक्सपोर्ट है या हमारे देश के जो ट्रेड है इसका इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस का लेवल क्या है। अगर रीर की वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, यानी हमारे देश में जो कीमतें हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं। अगर रीर की वैल्यू घटती है तो इसका मतलब है कि हमारे देश के जो एक्सपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में इनकी जो प्राइस है वो घट रही है, ये और कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। तो रीर का बढ़ना जो है वो अच्छा नहीं है व्यापार के लिए, रीर का घटना व्यापार के लिए अच्छा है। हमारे देश में रिजर्व बैंक जो है वो नीर और रीर निकालने के लिए दो प्रकार से निकालता है। एक में वो 6 देशों की करेंसी को यूज करता है और दूसरे में वो 40 देशों की करेंसी को यूज करता है। यानी कि एक नीर निकाला जाता है जो हमारे 6 सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर हैं उनके रिस्पेक्ट में, और दूसरा निकाला जाता है 40 देशों को लेकर के उनकी करेंसीज और उनके साथ हमारे होने वाले व्यापार को लेकर के रीर और नीर की गणना की जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो रीर और नीर है ये कन्वेंशनल रूप में रिजर्व बैंक डिफाइन नहीं करता है, बल्कि अनकन्वेंशनली इसको डिफाइन करता है। अब रीर है कितना या नीर है कितना ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इसमें बदलाव कितना हो रहा है, कि नीर के माध्यम से हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है या डिप्रिशिएट हो रही है। इसी तरह से रीर में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो वस्तुएं हैं वो लेस कॉम्पिटिटिव हो रही हैं या मोर कॉम्पिटिटिव हो रही हैं, ये जानना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए
फिर हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से एक कंपैरिजन करना होता है, और वो जब कंपैरिजन हम करते हैं तो उसके लिए हमको एक इंडेक्स बनानी पड़ती है। जहां से हम कंपैरिजन शुरू करते हैं, जैसे वर्तमान में हमारा जो रिजर्व बैंक है वो ये इंडेक्स बनाने के लिए 15-16 को बेस ईयर बनाया है। इसका मतलब ये है कि नीर और रेर की जो वैल्यू 2015-16 में रही होगी उसको हम बेस मान लेते हैं, और फिर उसी से हम आज का कंपैरिजन करते हैं कि आज रीर और नीर की वैल्यू क्या है, और ये डिसाइड करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो मूवमेंट है हमारी करेंसीज का या हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का, ये मूवमेंट कैसा है। अगर हमारी करेंसी नीर के माध्यम से डिप्रिशिएट होती है तो इसका मतलब कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। इसी तरह से अगर रीर इंडेक्स कम होती है तो इसका मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है। अगर रीर इंडेक्स बढ़ती है तो इसका मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस घट रहा है। तो इस तरह से रीर और नीर जो है वो जब वैश्विक रूप से हमें कंपैरिजन करना होता है अपनी करेंसी का, या ये जानना होता है कि हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, उसके लिए महत्वपूर्ण कंसेप्ट होते हैं। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।